हेलो एंड वेलकम टू सांची रुद्रा क्लासेस। एंड हमारा आज का टॉपिक है कंप्लेन प्रोसीडिंग्स। कंप्लेन प्रोसीडिंग्स आपको सेक्शन 200 से लेकर सेक्शन 203 में मिलेंगी। कंप्लेन प्रोसीडिंग्स को समझने से पहले वी शुड नो व्हाट इज अ कंप्लेन, और सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी कंप्लेन को डिफाइन करता है। According to section 2 clause D, any allegation, ये allegation जो है ये orally हो सकती है या फिर ये writing में हो सकती है। Any allegation made orally or in writing against some persons, और ये persons known हो सकते हैं या फिर अननोन हो सकते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड पर्सन्स क्योंकि ये एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। कोई एलिगेशन किसी पर्सन या पर्सन्स के अगेंस्ट लगाई जाए फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। क्या एलिगेशन है कि इस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और ये एलिगेशन लगाई गई है बिफोर द कोर्ट। अब आपने जब ये एलिगेशन लगाई है किसी पर्सन के अगेंस्ट कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, आपका ऑब्जेक्टिव है टू हिज टेकिंग एन एक्शन। मतलब आप कोर्ट के सामने ये एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? आप चाहते हैं टू हिज टेकिंग एन एक्शन, मतलब कि वो कोर्ट उस पर एक्शन ले। आपका व्यू या आपका ऑब्जेक्ट क्या है ऐसी एलिगेशन लगाने से कि कोर्ट उस पर्टिकुलर एलिगेशन पर अगेंस्ट दैट पर्सन और दोज पर्सन्स फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कोई एक्शन ले। इसीलिए आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। एक कंप्लेन मेयर इंफॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस से अलग होती है। जब हम कोर्ट को सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कोर्ट उस पर एक्शन ले ये नहीं होता। हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि कोर्ट के नोटिस में आ जाए कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। तो when we inform the court or when we put mere information to the court as to commission of an offense, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लेन से डिफर होता है। कैसे? हम चाहते हैं कोर्ट को अवेयर करना, कोर्ट के नोटिस में लाना, टू ब्रिंग इन कोर्ट नोटिस, या फिर कोर्ट को सिर्फ इन्फॉर्म करना। हम इस ऑब्जेक्टिव से कोर्ट को इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए हर इंफॉर्मेशन कंप्लेन नहीं होती है। कंप्लेन वो तब बनेगी जब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोर्ट उस पर एक्शन ले। नाउ, एक कंप्लेंट 2D में दी गई है, कैसे लगाई जाती है? ओरली हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है। अब अगर कोई कंप्लेंट कोर्ट में लगाता है, उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? वी विल अंडरस्टैंड द कंप्लेंट प्रोसीडिंग इन अ चार्ट फॉर्म ओनली। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट हुआ, उसके लिए कंप्लेंट लिखी गई। कोई ऑफेंस कमिट हुआ और उसके लिए कंप्लेंट बनाई गई। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D, जैसे सेक्शन 2D में प्रोवाइड की गई है। अब इसे हम कोर्ट में लगाते हैं। ठीक, जब हम कोर्ट में गए, अब दो चीजें हो सकती हैं। या तो कोर्ट इस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या है? कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कोर्ट विल अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड। अगर हम साधारण टर्म में कॉग्निजेंस लेना किसे कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। मतलब जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे ये देखने के लिए कि आगे इस केस में क्या करना है, या कोर्ट के सामने जब कभी कंप्लेंट आए और कोर्ट देखे कि अब आगे क्या करना है, उसे कहते हैं कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस लेना। अब दूसरी चीज हो सकती है कोर्ट रिफ्यूज कर दे कॉग्निजेंस लेने से। कोर्ट
रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस। अब कोर्ट ऐसा रिफ्यूजल क्यों करेगा? मान लीजिए द मैटर और द ऑफेंस कमिटेड is beyond the jurisdiction of the court, beyond the jurisdiction of the court। जब कभी कोई ऑफेंस उस कोर्ट में जहां कंप्लेन फाइल की गई है उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से रिफ्यूज कर सकता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा और फर्दर कोर्ट अपनी कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देगा। बट जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से रिफ्यूज कर रहा होगा तो कोर्ट फर्दर दो चीजें कर सकता है। अगर तो मान लीजिए ये ओरली कंप्लेंट लिखी गई, ओरली कंप्लेंट दी गई होगी तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगा कंप्लेनेंट को, द कोर्ट विल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू प्रेजेंट इट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। जो कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट होगा उसमें फाइल करने को उस पर्सन कंप्लेनेंट को कहेगा कि आप उस कोर्ट में फाइल कीजिए। और अगर ये इन राइटिंग हुई, मतलब कोई रिटन कंप्लेन हुई, तो कोर्ट उस कंप्लेंट को एंडोर्स कर देगा और एंडोर्स करने के बाद कंप्लेनेंट को डायरेक्ट कर देगा, कंप्लेनेंट विल बी डायरेक्टेड टू प्रॉपर कोर्ट, कि जिस कोर्ट के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है उस कोर्ट के पास या जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में ये कंप्लेन फाइल की जाए। तो जैसे ही कोर्ट के पास कोई कंप्लेन आती है कोर्ट इनिशियली ये दोनों में से एक चीज कर सकता है। अगर तो उसने कॉग्निजेंस ले लिया तो वो कंप्लेन प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है जो कि सेक्शन 200 में दी है। और अगर कोर्ट को लगता है कि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर का मैटर है तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से रिफ्यूज कर सकता है। ये चीज आपको सेक्शन 201 में मिलेगी, कोर्ट रिफ्यूजल टू टेक कॉग्निजेंस। एंड एट द टाइम ऑफ रिफ्यूजिंग अगर तो ओरल कंप्लेन है तो कोर्ट कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेगा कि वो प्रॉपर कोर्ट या कॉम्पिटेंट कोर्ट के आगे उस कंप्लेंट को प्रेजेंट करे। और अगर ये राइटिंग में दी गई कंप्लेन है तो कोर्ट एंडोर्स करके कंप्लेन को कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेगा कि अब आप प्रॉपर कोर्ट जाइए। कॉग्निजेंस लेने की प्रक्रिया कोर्ट की दी गई है अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। यहाँ पे कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड लगाता है कि आगे कोर्ट केस में क्या करना है, या तो कॉग्निजेंस लेगा या वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नाउ once the cognizance is taken and the complaint proceeding starts, what happens in the complaint proceedings आइए देखते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट होने के बाद कंप्लेंट आई। कंप्लेंट कैसे बनाई गई? जैसे सेक्शन 2D में लिखा है वैसे। और कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस। कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है अंडर सेक्शन 190, माफ कीजिएगा, कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस कोर्ट विल बिगिन विद कंप्लेंट प्रोसीडिंग। कंप्लेंट प्रोसीडिंग में सबसे पहला स्टेप कोर्ट क्या लेता है ये दिया गया है आपको अंडर सेक्शन 200। नाउ सबसे पहला स्टेप कोर्ट क्या करेगा कंप्लेंट प्रोसीडिंग में? सबसे पहली चीज कोर्ट विल एग्जामिन, इसे कहा जाता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। कोर्ट विल एग्जामिन द कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट लगाई है उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा। और अगर उसके साथ कोई विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को भी, इफ देयर इज एनी, उन विटनेसेस को भी एग्जामिन करेगा। और ये एग्जामिनेशन ऑन ओथ किया जाएगा, मतलब उसका एविडेंस जैसे रिकॉर्ड किया जाता है वैसे ये एग्जामिनेशन किया जाएगा। आफ्टर एग्जामिनेशन कोर्ट
ओरली एग्जामिन करता है और आफ्टर एग्जामिनेशन कोर्ट विल रिड्यूस द सब्सटेंस इन राइटिंग। तो जो भी एग्जामिनेशन में ऑन ओथ कहा जाएगा उसको राइटिंग में रिड्यूस कर दिया जाएगा। इट इज मैंडेटरी कि आप कंटेंट ऑफ एग्जामिनेशन को राइटिंग में नोट डाउन कीजिए, इसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। Thirdly, court will make the complainant, and if there is any witness, sign the statement। जो उन्होंने स्टेटमेंट ओथ पे बताई है और जिसको राइटिंग में रिड्यूस किया गया है उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे। एंड मैजिस्ट्रेट मतलब द कोर्ट विल ऑल्सो साइन, मैजिस्ट्रेट will also sign। एक एग्जामिनेशन ऑन ओथ करने के बाद इसको राइटिंग में लिखा जाएगा, इसके सिग्नेचर्स लिए जाएंगे कंप्लेनेंट के और मैजिस्ट्रेट भी उसे साइन करेगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 200 देखेंगे उसमें एक प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो कहता है ये पूरा प्रोसीजर 2 केसेस में फॉलो नहीं किया जाएगा। दिस प्रोसीजर will not be followed, मैं यहां पे लिख रही हूं इसे, this procedure will not be followed in these 2 cases। पहला, it will not be followed अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कंप्लेनेंट हो, कोई पब्लिक सर्वेंट कंप्लेनेंट है and he is filing the complaint in discharge of his official duty, मतलब अपनी ऑफिशियल फंक्शन, ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते समय उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी या अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने कंप्लेंट फाइल की है इन डिस्चार्ज ऑफ एन ऑफिशियल, या आप इसे पब्लिक ड्यूटी भी कह सकते हैं। अगर उस पर्सन ने कोई ऑफिशियल ड्यूटी के समय अपनी कोई कंप्लेंट की है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो उसका एग्जामिनेशन ऑन ओथ या उसके विटनेसेस का एग्जामिनेशन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। और दूसरा, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा अगर कोई केस मैजिस्ट्रेट के पास बाय मेकिंग ओवर आता है। मेकिंग ओवर का मतलब होता है जब कभी कोई केस एक मैजिस्ट्रेट से दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए सुपीरियर कोर्ट द्वारा, इस प्रोसेस को मेकिंग ओवर कहते हैं और ये दिया गया है अंडर सेक्शन 192, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवर। अगर कभी किसी एक मैजिस्ट्रेट से दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास मैटर मेक ओवर किया जाए बाय प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवर, तब अगेन ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड देयर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड देयर विटनेसेस विल नॉट टेक प्लेस। अगर ये मेकिंग ओवर करने से पहले कंप्लेनेंट या फिर उस कंप्लेनेंट के कोई विटनेसेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हों, ऑलरेडी एग्जामिन हो, तो आप फर्दर कोई री एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। नो री एग्जामिनेशन विल बी डन। अगर कोई एक बार एग्जामिन हो चुका है बिफोर मेकिंग ओवर तो उसका री एग्जामिनेशन नहीं होगा। नाउ आफ्टर द एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग, मतलब सेक्शन 200 की प्रक्रिया फुलफिल करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब मान लीजिए कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया, मैं एक बार इसे फिर से बना दूं, ऑफेंस कमिट हो गया, ऑफेंस कमिटेड के बाद कंप्लेंट लगा दी गई, कंप्लेंट लगाई गई आपकी 2D के हिसाब से बनाई कंप्लेंट और कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस बाय कोर्ट। कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। कॉग्निजेंस लेने के बाद एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, examination of complainant and his witnesses if any, ये एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 200 ये भी कंप्लीट हो गया। आफ्टर एग्जामिनेशन अब कोर्ट या तो कोर्ट को लगेगा कि इस पर्टिकुलर मैटर में कुछ नहीं है तो कोर्ट डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कर सकता है।
कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कर दे। ये पावर कोर्ट को दी गई है अंडर सेक्शन 203। या फिर अगर एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर मैटर में कोई सब्सटेंस है, तो कोर्ट फर्दर प्रोसीडिंग, जिसे हम इशू प्रोसेस के नाम से जानते हैं, मतलब अक्यूज्ड को बुलाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। इशू प्रोसेस हमें दिया जाता है सेक्शन 204 में। इशू प्रोसेस का मतलब है, मान लीजिए अगर अक्यूज्ड पर्सन बेल पर छूटा हुआ है या बेल पर रिहा है, तो उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा कोर्ट की आके आप सरेंडर कीजिए, आपके लिए केस कंप्लेन आई है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन जेल में है, तो आप जेल के जो जेलर होगा उसको कोर्ट इन्फॉर्म करेगा कि इसको प्रोड्यूस किया जाए। कोई पुलिस कस्टडी में है पर्सन, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि उस पर्सन को पेश किया जाए। इशू प्रोसेस का मतलब है अक्यूज्ड पर्सन की कोर्ट में पेशी करवाना, और वो इन 3 तरीके से हो सकती है, या तो वो प्रेजेंट किया जाएगा या वो खुद से सरेंडर करेगा। तो इशू प्रोसेस की प्रक्रिया हमारी 204 में शुरू होती है। हमने करा कि कंप्लेंट पे या तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा या फिर कोर्ट रिफ्यूज कर देगा कॉग्निजेंस लेने के लिए, रिफ्यूजल टू टेक कॉग्निजेंस। ये हमने पढ़ा सेक्शन 201 में। और अगर कोर्ट ने रिफ्यूज नहीं किया तो कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा अंडर सेक्शन 200। आफ्टर एग्जामिनेशन अगर कोर्ट को लगता है कि कंप्लेंट को डिसमिस कर देना चाहिए, तो कोर्ट कंप्लेंट डिसमिस कर सकता है। बट अगर कोर्ट को लगता है कंप्लेंट में कोई सब्सटेंस है, तो कोर्ट इशू प्रोसेस करेगा। मतलब इशू प्रोसेस करना मतलब अक्यूज्ड को बुलाएगा, और इसकी प्रक्रिया सेक्शन 204 में दी गई है। लेकिन इससे पहले एक स्टेप हो सकता है यहाँ, इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। सेक्शन 202 बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू प्रोसेस। मतलब ये अक्यूज्ड को बुलाने की प्रक्रिया को पोस्टपोन किया जा सकता है सेक्शन 202 की कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हो। सेक्शन 202 क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 202 में प्रोवाइड किया गया है कि कोर्ट जो है पोस्टपोन कर सकता है इशू प्रोसेस करने से। मतलब अक्यूज्ड को बुलाने की जो प्रक्रिया है उसे पोस्टपोन किया जा सकता है। ये पोस्टपोन 2 तरीकों से या 2 स्थितियों में किया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये मामले में पोस्टपोन करना चाहिए, तो कोर्ट में पोस्टपोन इफ इट थिंक्स फिट। अगर कोर्ट को लगता है कि इस मामले में हमें इशू प्रोसेस करने से पहले थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी चाहिए, तो कोर्ट पोस्टपोन कर सकता है इशू प्रोसेस। और अगर इफ अक्यूज्ड पर्सन resides outside the jurisdiction of court, outside the jurisdiction of court, इस केस में कोर्ट शैल पोस्टपोन, कोर्ट शैल पोस्टपोन द इशू प्रोसेस। एंड इशू प्रोसेस को पोस्टपोन करके कोर्ट 2 चीजें कर सकता है। या तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर, या फिर इन्वेस्टिगेशन बाय एनी अदर प्राइवेट पर्सन, किसी अन्य पर्सन के द्वारा। ये जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराई गई है, ये इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 15 की इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन जो हम इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 में पढ़ते हैं, एफआईआर लॉन्च होने के बाद, उस इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये काफी पिन पॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन होती है, और वहां पावर ज्यादा है पुलिस ऑफिसर के पास, और वो काफी एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है। या फिर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं कराता बाय पुलिस ऑफिसर, वो किसी पर्सन के द्वारा भी करा सकता है, और इस पर्सन के पास सारी पावर्स होंगी
except power to arrest without warrant. Except power to arrest without warrant. Now, अगर तो कोर्ट इन्वेस्टिगेट नहीं कराता तो कोर्ट के पास दूसरा ऑप्शन है पोस्टपोन करने के बाद, वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी वो खुद से करेगा। He himself inquires. Before issuing process, the court may postpone it, court may do it in case it thinks fit, and court shall do it in case the accused person resides outside the court's jurisdiction. And court may investigate or court may conduct inquiry himself and then issue process. But इसमें कुछ प्रोवाइजोज हैं। ये प्रोवाइजो, पहला प्रोवाइजो कहता है कोर्ट विल नॉट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, नो इन्वेस्टिगेशन इन दीज टू सर्कमस्टांसेस। पहला, इफ द मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अगर वो इस तरीके का मैटर है जो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है, तो तब मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कहेगा। और दूसरा, वो मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए तब तक नहीं कह सकता जब तक एग्जामिनेशन ऑफ ऑल कंप्लेनेंट अलोंग विद विटनेसेस, ऑल मतलब विटनेसेस एंड कंप्लेनेंट ना हो जाए। जब इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट को ऑर्डर करना होगा तब सारे विटनेसेस और कंप्लेनेंट दोनों का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसका कहता है इंक्वायरी के लिए कहा गया है कि ऊपर वाले पॉइंट में हमने कहा कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कहेगा अगर मैटर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा, लेकिन कोर्ट खुद से इंक्वायरी हिमसेल्फ कैन बी कंडक्टेड। कैन बी कंडक्टेड मतलब ये कंडक्ट की जाएगी, बट all the witnesses and the complainant shall be examined. Now, इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन के केस में भी, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। और कोर्ट ऑफ सेशन के केस में जब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा तो वो सभी विटनेसेस और कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा। और ये जो ऊपर दिया हुआ मैटर है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी अगर मैटर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हुआ और ये एग्जामिनेशन ऑफ ऑल विटनेसेस या कंप्लेनेंट ना हो जाए, तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ऑर्डर नहीं कर सकते। आई होप आपको कंप्लेंट प्रोसीडिंग क्लियर हुआ होगा, कहाँ से स्टेप्स मतलब कैसे ये प्रोसीजर शुरू होता है और कैसे ये डिसमिसल तक जा सकता है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज़। थैंक यू।